नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारी। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के कार्यक्रम में होंगी शामिल। 99 भारतीय वन सेवा परीक्षार्थी होंगे पास आउट। मतदान कम होने पर बोले राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कहा 10% अधिक वोटिंग का था टारगेट, लेकिन विपक्ष ने नहीं दिखाई सक्रियता। देहरादून में आवासीय टैक्स वसूलने की प्रक्रिया जारी। गैर आवासीय भवनों से भी हाउस टैक्स वसूलेगा निगम। करीब 10 करोड़ रुपए का मिलेगा राजस्व। लालकुआ के आबादी क्षेत्र में भालू के आने से मचा हड़कंप। रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। विशालकाय भालू की दस्तक से लोगों में दहशत। और उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिली राहत। सामान्य के आसपास रहेगा तापमान। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रथम चरण में 19 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आ रही है। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में 4.30% मतदान कम होने पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हमारा लक्ष्य था कि हम 10% अधिक मतदान बढ़ाएं, लेकिन विपक्ष की सक्रियता न होने की वजह से ये मत प्रतिशत घटा है। 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। कई सारे उसके कारण हैं और बहुत कम हुआ ऐसा भी नहीं है, लेकिन कम हुआ है। 4.5% के करीब हमारा उत्तराखंड में कम हुआ है, जो नहीं होना चाहिए थे। हम अपेक्षा कर रहे थे कि लगभग जैसे हमारे प्रयास थे कि हम 10% मतदान बढ़ाएंगे, लेकिन वो नहीं बढ़ा है। तो मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की निष्क्रियता, हताशा रही है। इसके कारण से वो मतदान प्रतिशत बढ़ने के बजाय गिरा है। कांग्रेस के गढ़वाल लोकसभा के प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कर्णप्रयाग पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका धन्यवाद अर्पित किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। साथ ही कहा कि उन्हें जनता पर पूरा विश्वास है। जिस तरह से जनता ने इस चुनाव को अपने हाथ में लेकर लड़ा है, यकीनन वो लोकसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि को जनता के बीच जरूर जाना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस के गढ़वाल लोकसभा के प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कर्णप्रयाग पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका धन्यवाद अर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जनता पर भरोसा है। जिस प्रकार से आम लोगों ने इस चुनाव को अपने हाथ में लेकर ये चुनाव लड़ा, मैं उससे पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलने जा रहा है। साथ ही आपने कहा कि आज क्या प्रोग्राम है, तो चुनाव के बाद मैं क्षेत्र की जनता को धन्यवाद कहने के लिए आया हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कहने के लिए आया हूँ। हम जो भी चुनाव लड़ पाए वो पिच हमारे इन कार्यकर्ताओं ने तैयार की और उस पिच पर हमने जो परफॉर्मेंस किया वो आपके सामने है। मसूरी में सीवरेज परियोजना के तहत मसूरी के कैमल बैक रोड में सीवरेज पाइपलाइन डालने का काम पिछले 3 महीनों से किया जा रहा है, लेकिन तय समय पर काम पूरा न होने की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी देहरादून के निर्देशों के बाद एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने जल निगम के अधिकारियों के साथ कार्यों का निरीक्षण किया। काम में हो रही देरी को लेकर ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। साथ ही ठेकेदार को निर्देश दिए कि 15 दिन के अंदर सीवरेज डालने का काम पूरा कर लिया जाए। वहीं तब तक सुरक्षा के मानक को पूर्ण रूप से पालन किया जाए।
क्योंकि संकरा रास्ता है तो मलबा निकाल के उसको साइड में डालते हैं, जिसके कारण आम जनमानस को तकलीफ भी हो रही है। उसी के एवज में जो है डीएम मैडम के आदेशों के अनुसार हमने यहाँ पर निरीक्षण भी किया आके काम की भौतिक परिस्थिति को जानने के लिए। तो अभी जैसा ये देख रहे हैं, हमने इनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि डेली हम लोगों को रिपोर्ट देंगे कितना प्रोग्रेस हुआ है, डेली बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही साथ इनको ये भी आदेश दिए गए हैं कि आम जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत जो है रात के समय जो है इसकी कंप्लीट बैरिकेडिंग की जाए। कॉशन टेप जो है वो रिफ्लेक्टर वाली कॉशन टेप लगाई जाए, ताकि किसी भी आने वाले जो अगर कोई भी यहाँ पर यात्री आ रहे हैं या कोई आम जनमानस आ रहे हैं, उन लोगों को दूर से ये दिखाई दे जाए। देहरादून नगर निगम के द्वारा आवासीय और गैर आवासीय टैक्स वसूलने की प्रक्रिया जारी है और इसी क्रम में नगर निगम अब गैर आवासीय भवनों से भी हाउस टैक्स वसूलेगा, जिसमें सहस्त्रधारा क्षेत्र के आईटी पार्क के नजदीक गैर आवासीय भवनों से करीब 10 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला जाएगा, जिसको लेकर कर अधीक्षक पूनम रावत ने बताया कि साल 2018 से इन्हें हाउस टैक्स देने का बिल भेज दिया गया है और जमा न करने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो हम आरटी पार्क में जो टैक्स वसूली का काम कर रहे हैं, उसमें लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए का नगर निगम में जो बकाया चल रहा है वो वसूला जाएगा। उनको हमने पिछले साल भी उनको भुगतान का जो नोटिस दिया था वो दिया था। इस बार भी उनको बिल भेजे गए हैं। अग्रिम कार्रवाई जैसे भी हमारे नगर आयुक्त महोदय कहेंगे वो कार्रवाई की जाएगी। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध चैती मेले में जूस की दुकान पर काम करने वाले एक नौकर ने मालिक के मासूम बच्चे का गला रेतकर लहूलुहान हालत में उसे झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने फरार अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद करते हुए उसे जेल भेजकर रवाना कर दिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आया एक परिवार यहां चैती मेले में जूस का कारोबार कर रहा है। पुलिस की कड़ी पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने बताया कि शराब पीने पर नदीम की पत्नी ने उसको फटकार लगाई थी। इसी को लेकर बदले की भावना से उसने खतरनाक मंसूबा तैयार किया। बच्चे को उपचार के लिए मुरादाबाद रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। सुबह 6 बजे फिर किसी ने सूचना दी कि बच्चा एक खाली मैदान में 1.5 साल का बच्चा छोटा सा खाली मैदान में मिला है। तो वहाँ फिर जाके जब कंफर्म हुआ कि वही वो बच्चा था, उसके बाद पूरा उसे ढूंढा गया जो उसे लास्ट लेके गया था आशु। उसके बाद ये आशु आज हमें सुबह मिला है, इसकी अरेस्टिंग की गई है और इसी ने ये बताया कि क्योंकि इसका थोड़ा सा विवाद भी चल रहा था इसके फादर के साथ बच्चे के, उसमें दैश में और दारू के नशे में इसने कहीं ना कहीं उस बच्चे को पूरा जो गला था उसका वो कट कर दिया था। बट अभी बच्चा सेफ है और इसको हमने अरेस्ट कर लिया। खबर लालकुआ से है। आईटीबीपी के पास स्लीपर फैक्ट्री में अचानक से विशालकाय भालू की एंट्री से यहां काम कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। भालू 25 एकड़ कॉलोनी इंडियन ऑयल लिंक रोड के माध्यम से स्लीपर फैक्ट्री में दाखिल हुआ। इस दौरान राहगीरों ने दूर से उसकी वीडियो भी बनाई और लोग घबरा भी गए। फिलहाल भालू डरा सहमा रेलवे स्लीपर के चट्टों के बीच छुपा हुआ है। मौके पर वन आरक्षी नीरज रावत और वन कर्मी हरीश शर्मा सहित स्लीपर फैक्ट्री के गार्ड मौजूद हैं। तो वहीं गोला रेंज के रेंजर चंदन सिंह अधिकारी ने बताया कि रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच रही है, जिसके बाद भालू का रेस्क्यू किया जाएगा। अभी तक इस क्षेत्र में हाथी हिरन जानवरों की आवाजाही सुनने में आती थी, लेकिन अब विशालकाय भालू की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है। गौरतलब है कि भीषण गर्मी की वजह से जंगल में पेयजल की किल्लत के चलते कई बार जानवर आबादी वाले क्षेत्र का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि लालकुआ में आईटीबीपी के पास स्लीपर फैक्ट्री में अचानक से विशालकाय भालू की एंट्री हुई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, स्लीपर फैक्ट्री में अचानक से भालू के आने से हड़कंप मच गया, तो इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? क्या रेस्क्यू टीम पहुंच गई और क्या रेस्क्यू कर लिया गया है? जी बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे जिस प्रकार का घटनाक्रम पूरी रात्रि में देखने को मिला, तो यहाँ एक विशालकाय भालू अचानक से स्लीपर फैक्ट्री में आ गया। तो राहगीरों ने उसकी वीडियो जरूर बनाई, लेकिन लोग भी डर सहम गए
बताते चले कि क्षेत्र में हाथी और हिरन, चीतल इत्यादि जानवरों का आवागमन होता था, लेकिन अचानक से एक भालू के आ जाने से लोगों में डर का माहौल है, दहशत का माहौल है। रात्रि की अगर बात करें तो कुछ वनकर्मी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन 11 बजे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन वन विभाग की टीम ने शुरू किया है। इसमें गौला रेंज के रेंजर से लेकर के तमाम वनकर्मी मौजूद रहे। इसके अलावा डॉली रेंज की टीम को भी यथास्थिति को काबू में करने के लिए बुलाया गया था। रात्रि में उप प्रभागीय वन अधिकारी अनिल जोशी भी अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद थे। पूरे मामले पर वन क्षेत्र अधिकारी गौला चंदन सिंह अधिकारी से हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले पर जिस प्रकार से रात में 11 बजे से रेस्क्यू अभियान शुरू करा था, तो सुबह 4 बजे तक रेस्क्यू अभियान चलता रहा, क्योंकि भालू काफी विशालकाय था और काफी लंबे समय तक वो आसपास के क्षेत्रों में ही दौड़ता भागता रहा और पीछे पीछे वन विभाग की टीम भागती रही। वन विभाग में वन जो चिकित्सक होते हैं उनको लेकर के भी पहुंची थी। चिकित्सकों की देखरेख में ही भालू को जो है ट्रैंकुलाइज करके बेहोश किया गया, जिसके बाद भारी संख्या में मौजूद वन कर्मियों ने उसे उठा करके जो फॉरेस्ट की एम्बुलेंस थी उसमें डाल करके लेकर के गए। पूरे मामले पर सुबह ही हमारी वन क्षेत्र अधिकारी चंदन सिंह अधिकारी से बात हुई। उन्होंने बताया कि भालू पूरी तरीके से सुरक्षित है और वो घबरा और डर जैसा गया था, जिसकी वजह से वो स्लीपरों के चट्टों में जा चुका था, लेकिन उसको सकुशल ट्रैंकुलाइज कर दिया गया है और उसके प्राकृतिक आवास जंगल में ले जाकर के छोड़ भी दिया गया है। जी, मतलब रेस्क्यू कर लिया गया है, तो वहीं इस वक्त लोगों के मन से दहशत का माहौल निकल गया है क्या? लोग रिलैक्स हो गए हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, तो ऐसे में अधिकांश मामलों में यहाँ हाथी की आवाजाही देखने को मिलती थी। उस समय भी थोड़ा डर का माहौल रहता था, लेकिन हाथियों को लोग अक्सर देखते रहते थे आते जाते हुए, इसलिए उतना डर महसूस नहीं होता था। इसके अलावा हिरन और चीतल जैसे जानवर भी आते जाते रहते थे, तो उनसे भी उतना डर महसूस नहीं होता था। लेकिन जिस प्रकार से ये आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ भारी संख्या में लोग आवागमन भी करते हैं, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो है खतरा जो है लोगों को दिखाई दे रहा है कि इस रास्ते से देर रात्रि में आवागमन करना भी उचित नहीं रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से एक भालू जो है अचानक से आबादी क्षेत्र में आया है, तो लोगों में भी डर का माहौल है। और जी यहाँ एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा, जिस प्रकार से उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है, वैसे ही जो ये तराई के जंगल है यहाँ पर भी कई बार पानी की दिक्कत हो जाती है। तो पानी की समस्या को दूर करने के लिए, पानी पीने के लिए आबादी क्षेत्रों का जो है जानवर रुख करते हैं, तो ऐसे में एक भालू के आ जाने से भी जो एक डर का माहौल है। तो कहीं ना कहीं एक चीज ये भी सामने आ सकती है कि जंगल में पानी की किल्लत हो, तो शायद पानी की प्यास बुझाने के लिए वो आबादी के क्षेत्र की तरफ आया हो, जिसके बाद वो आबादी में आते ही लोगों के बीच अपने आप को जब घिरा पाया उसने, तो डर सहम गया और एक चट्टों के बीच जाकर के छुप गया। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि आबादी वाले क्षेत्र में भालू आ गया, जिससे लोग डर सहम गए। वहीं वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया, भालू को ट्रैंकुलाइज किया गया और अब सुरक्षित रूप से उसको जंगल में छोड़ दिया गया है। वहीं इसके बाद लोगों ने भी राहत की सांस ली। बता दें कि पानी की तलाश में भालू के आबादी वाले क्षेत्र में आने के अनुमान जताए जा रहे हैं। नैनीताल में मंगलवार को नैना देवी व्यापार मंडल की ओर से बोट हाउस क्लब में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें पर्यटन सीजन संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। व्यापार मंडल के अध्यक्ष पुनीत टंडन ने कहा कि बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय में पर्यटक सीजन को लेकर बैठक की जानी है, लेकिन बैठक में हर बार सिर्फ पार्किंग को लेकर ही बात की जाती है, जिसमें बैठक का कोई लाभ नहीं होता। उनकी ओर से पर्यटक सीजन को देखते हुए ट्रैफिक मैनेजमेंट रूट प्लान तैयार किया गया है, जिससे पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन नजदीक है और मॉल रोड और अन्य जगहों में अभी खुदाई चल रही है, जिससे आने वाले समय में पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शहर में 27 ई रिक्शा चलाने की योजना बनाई जा रही है, जबकि शहर में इतने ई रिक्शा की जरूरत नहीं है। जब आप हल्द्वानी रोड से ऊपर आते हैं, एक बूथ बनाने की बात सामने आई है पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा। हमें लगता है वो डिसीजन सही नहीं है। वहाँ पे आप हल्द्वानी से जो पर्यटक या गाड़ियाँ आएंगी, या तो वो पुलिस उनको किसी ना किसी वजह से आगे पीछे कोई ना कोई कारण से रोका राखी रहेगी, या पर्यटक उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए वहाँ रुकेगा, जो एक बहुत बड़ा बॉटलनेक क्रिएट करेगा और उस बॉटलनेक के साथ साथ हनुमानगढ़ी तक जाम लगेगा। तो वहां पे उस टर्न पे आपने डाकघर को सौंदर्यकरण करना है, बूथ हटाना है, वो सब बातें ठीक है, लेकिन ये जो सोल्यूशन आप सामने खोलने की बात कर रहे हैं ये सही नहीं है। और पुलिस को पर्यटक सामने आए और पुलिस का बूथ देखे, उसकी क्या जरूरत है? बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स बना है, वहाँ कुछ अच्छी चीजें आए, लेक का नजारा लुत्फ उठाए और टूरिस्ट आगे बढ़े। हमें ये करना चाहिए, ना कि पुलिस के सामने आते ही गाड़ियां रुके और वो जानकारी प्राप्त करे, बॉटलनेक्स लगे। आई थिंक हम प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके और बड़ा कर रहे हैं। भारत के प्रथम गांव नीति निवासी लवी सिंह बड़वाल यहां के थाई टॉप से स्की करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। वो अकेले ही नीति के थाई टॉप तक पहुंचे हैं। लवी एक पर्वतारोही सर्टिफाइड
सिख इंस्ट्रक्टर, ट्रैक लीडर, मार्शल आर्टिस्ट हैं। इस बार उन्होंने न सिर्फ अपनी घाटी के लिए बल्कि उत्तराखंड में विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय काम किया है। इन्होंने नीति गांव में थाई टॉप नामक चोटी से स्की डाउन किया और थाई टॉप से अकेले स्की डाउन करने वाले पहले व्यक्ति बने। थाई टॉप की ऊंचाई से वाइब्रेट विलेज गुप्तखाल ट्रैक का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। थाई टॉप एक नेचुरल स्लोप है जो कि इंटरनेशनल लेवल का है। इस काम को करने के बाद पूरी घाटी में काफी खुशी का माहौल है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने से गर्मी से फिलहाल राहत मिली है। पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल मंडराने के साथ बारिश हुई। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने से गर्मी से निजात मिली। ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। निचले क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने से मौसम शुष्क रह सकता है। तापमान सामान्य के आसपास बने रहने के अनुमान जताए जा रहे हैं। चले चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून, जहां पर इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। संवर्धन एवं पोषण की जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने इस अप्रतिम दायित्व के प्रति सजग और सचेत होंगे एवं पूर्ण निष्ठा से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। देवियों और स्वजनों, आज हम एंथ्रोपोचिन एज की बात करते हैं, जो कि मानव केंद्रित विकास का कालखंड है। इस कालखंड में विकास के साथ साथ विनाशकारी परिणाम सामने आया है। संसाधनों के अनसस्टेनेबल दोहन ने मानवता को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां विकास के मानकों का पुनः मूल्यांकन करना होगा। आज खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में जल संस्थान खटीमा की लापरवाही सामने आ रही है। जगह जगह विभिन्न वार्ड में पीने के लिए गंदा पानी आ रहा है और साथ ही पानी का फ्लो भी काफी कम है। इस संबंध में वार्ड वासियों ने अधिशासी अभियंता कुमाऊं जल संस्थान खटीमा के अधिशासी अभियंता अजय कुमार को ज्ञापन दिया, जिस पर वार्ड वासियों का कहना है कि 10 से 12 बार खटीमा जल संस्थान कार्यालय में आ चुके हैं, लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई। वहीं वार्ड वासियों ने कहा कि इसका जल्द समाधान नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने कहा कि ये संवेदनशील मुद्दा है। जल संस्थान की पाइपलाइन 40 से 50 साल पुरानी होने की वजह से इसमें जगह जगह लीकेज हो रहा है। इससे पानी की लाइन में ब्लॉकेज आ रहा है और उनको सही करवाया जा रहा है। काफ़ी सारी लोग आए थे वहाँ से, और जो प्रकरण है पेयजल बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है, तो विभाग इसमें संवेदनशील होकर और त्वरित कार्रवाई करके ये आश्वासन देता है कि अधिकतम 7 दिवस के अंतर्गत इस समस्या का हम निस्तारण करेंगे पूर्ण रूप से स्थायी। देखिए, जैसे गर्मियों का समय अब नज़दीक आ रहा है तो पानी की थोड़ी खपत बढ़ती है, पानी का उत्पादन में फर्क पड़ता है, और चूंकि यहाँ जो पेयजल का सिस्टम है वो 40 से 50 साल पुराना है, तो लीकेजेस की समस्या है यहाँ पर। मुख्यतः हमारी मांग जो है नियमित रूप से जो है पेयजल आपूर्ति के लिए है, और विगत 1 महीने में मैं कम से कम 10 से 20 बार इस कार्यालय पे आ चुका हूँ। मौखिक तौर पर मैंने यहाँ जो अधिशासी अभियंता बैठते हैं उनको भी और सहायक अभियंता दोनों को इस बात से अवगत कराया था कि बिल्कुल टंकी के कार्यालय के ठीक सामने होने के बाद भी हमारे मोहल्ले में पानी की आपूर्ति नियमित नहीं हो पा रही है। पानी आ रहा है तो गंदा आ रहा है और नियमित तरीके से नहीं आ रहा है, और प्रेशर बहुत कम आ रहा है, जिस वजह से लोग मोटर चला रहे हैं उसके बाद ही पानी नहीं आ रहा है। लेकिन ये जल संस्थान की काहिली है कि वो सड़कों को जगह जगह गड्ढे खोदकर अपने कार्य की स्थिति दिखा रहा है। चंपावत से लोहाघाट की ओर आ रही कार अचानक अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हालांकि कार के एयरबैग खुलने से शिक्षक राजेंद्र गिरी की जान बच गई, लेकिन शिक्षक को मामूली चोट लगी, जिन्हें अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया गया।
हल्द्वानी के नैनीताल रोड के पास अंबिका विहार कॉलोनी में एक कपड़े के गोदाम के अंदर भीषण आग लग गई। आग का रूप इतना विकराल था जिसने 3 मंजिला भवन को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर टीम ने 3 मंजिला भवन में आग पर मुश्किल से काबू पाया। घटना में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। अंबिका विहार कॉलोनी के पास व्यापारी ने घर पर गोदाम भी बनाया हुआ है। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम आग लगने के कारणों की तकनीकी रिपोर्ट देगी। 12:33 के आसपास हमें 112 की तरह सूचना मिली गई आग के लिए। तुरंत ही 2 गाड़ी रवाना कर दी गई क्योंकि आवास में आग की सूचना थी। लोगों के लाइफ को देखते हुए गाड़ी मौके पे पहुंच गई, पर जैसा कि आप जानते हैं रोडों पे गाड़ी खड़ी हुई थी जो लोग पार्किंग की तरह यूज़ कर रहे थे, उससे गाड़ी को एंट्रेंस में थोड़ी तकलीफ हुई तो हमें काफ़ी लंबी होज लेइंग करनी पड़ी। आप अभी देख सकते हैं कि होज अभी हमने कम से कम 6-7 होज बिछाए हैं, जिससे ही हम अब आग पे कंट्रोल पा लिया गया है। अब कूलिंग चल रहा है। लोहाघाट की सीमांत वन पंचायत डनगांव में कुछ अराजक तत्वों ने वनाग्नि की घटना को अंजाम दिया, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा। जंगल में लगी आग को फायर वाचरों, वन कर्मियों और कमलेड़ी के सरपंच दीवान सिंह कुंवर और वन पंचायत डनगांव के सरपंच मोहन चंद्र पांडे ने मुश्किल से बुझाया। तो वहीं सरपंच मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि विभाग के द्वारा कई प्रकार से लोगों को जंगलों में आग न लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अराजक तत्वों ने जंगल में आग लगा दी। जो वनाग्नि की जो बढ़ती घटनाएं हैं वो वास्तव में एक चिंता का विषय है और एक अमानवीय घटना है। हम सभी से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि ये जो वनाग्नि हो रही है उस पर सभी लोग अपनी नज़र रखें और सभी लोगों को जागरूक करें, क्योंकि सरकार और विभाग के द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो कठपुतली कार्यक्रम हो या जो वन विभाग के द्वारा इंटर कॉलेज हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं और लोगों के बीच में गाँव में जाकर है वनाग्नि के बारे में उनको जागरूक किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वनाग्नि की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। रुड़की के कलिया थाना क्षेत्र के रहमतपुर गांव के जंगल में खनन माफियाओं ने एक किसान की तैयार खड़ी फसल को जेसीबी मशीन और पोकलेन से रौंद डाला, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर किसानों ने विरोध किया। किसानों ने आरोप लगाया कि खनन कर रहे लोगों से जब इस बात पे बात की गई तो उल्टा उन्हें गाड़ी के नीचे रौंदने की धमकी दी गई, जिसकी शिकायत उन्होंने पिरान कलियर थाने में तहरीर देकर की। सर हमारी फसल उठाई गई मशीन से और हमने अगर रोकने की कोशिश करी तो हमें जान से मारने की कोशिश करी। उन्होंने फसल करीबन 2 लाख रुपए की हमें बर्बाद कर दी उन्होंने। किन्होंने करी है? जेपीसी वालों ने और ताहिर है उसका लड़का है, ये मट्टी उठा रहे हैं सर रात में। क्या खनन माफिया है लोग? खनन माफिया है जी, खनन इसका कोई वो नहीं है जी। तो रात में मशीन चला रखी तुमने? हाँ जी, रात में मशीन चलाई। माफियाओं ने बिल्डोजर चला रखा हमारे खेत, तो फसल उजाड़ दी सारी और 2 लाख रुपए खर्चा है हमारा। और उसमें जेसीपी भी है, डंपर वगैरह, पोपलाइन सब चीज़ है जी। बहुत नुकसान कर दिया, हमें बताया तक भी नहीं, हमारी फसल उसे उजाड़ दी। पुलिस को पूरे मामले? हाँ जी, पुलिस को जांच दी हमने। पुलिस ने कोई आए थे जांच के लिए, कह रहे कि जो देखेंगे इस मामले में उनसे बात करेंगे। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग जी हमारा फसल का मुआवजा मिलना चाहिए। 2 लाख रुपए खर्चा आवा जी हमारा। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।